हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। MP टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए हमारे साइंस में बायोलॉजी की जो क्लासेस चल रही थी उसी को हम यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। और इसमें हमारा जो टॉपिक है मानव शरीर का संरचनात्मक संगठन, जिसमें आपको मानव शरीर के सारे तंत्र पढ़ने होते हैं कि श्वसन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, इसके अलावा आपका पाचन तंत्र। तो इस प्रकार से टोटल जो आपके तंत्र हैं 8 तंत्र हैं जिनका अध्ययन हमें यहाँ पर करना होता है। तो हमारा जो है तंत्रिका तंत्र हम यहाँ पर कवर कर रहे थे। तो तंत्रिका तंत्र पर एक लेक्चर हो चुका है। इससे पहले हमने आपको तंत्रिका तंत्र जो होता है इसे पढ़ने से पहले बार बार आपको एक शब्द देखने को मिल जाएगा कि जो आपका मस्तिष्क है वो तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तो तंत्रिका ऊतक क्या कहलाते हैं ये हमने इससे पिछले लेक्चर में समझा था, ठीक है। इसके पहले हमारा पाचन तंत्र क्लियर हो चुका है, श्वसन तंत्र क्लियर हो चुका है और उत्सर्जन तंत्र, ठीक। और अभी तक हमारी जो बायोलॉजी की क्लासेस हैं 57 क्लासेस हो गई हैं। इनकी प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है, तो आप सारी क्लासें देख सकते हैं। मुख्य रूप से MP टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए क्लासेस हैं और बहुत पहले से ही हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। तो बिल्कुल आपका जितना भी पात्रता परीक्षा में सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर टॉपिक सारे हमने कवर करवाए हैं, ठीक है। और अब आपका मेंस जो एग्ज़ाम है उसका जो ऑफिशियल डेट है वो भी बता दी गई है, मतलब मंथ बता दिया गया है कि अगस्त में आपका जो है एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो लगभग 1 या 1.5 महीने पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, हो सकता 2 महीने पहले आ जाए। तो फिर आपके पास में ऑफिशियल डाटा भी आ जाएगा आपका सिलेबस की क्या कुछ यहाँ पर सिलेबस रहेगा। लेकिन अभी से आपको तैयारी स्टार्ट करनी होगी ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि आपके बायोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके टॉपिक तो यही रहने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम मानव शरीर के तंत्र में तंत्रिका तंत्र, जिसमें मुख्य रूप से आपको मस्तिष्क की संरचना पढ़नी होती है। और यहाँ से जहाँ कहीं भी बायोलॉजी पूछी जानी है वहाँ पर मस्तिष्क से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इससे पहले हमने जो आपको तंत्रिका ऊतक बताया था एक बार वहाँ देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपने न्यूरॉन तो सुना ही होगा कि जो तंत्रिका कोशिका होती है या न्यूरॉन जो होता है वो किसकी इकाई मानी जाती है, तो आपके तंत्रिका तंत्र की इकाई मानी जाती है न्यूरॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो 57 क्लास थी इसमें हमने तंत्रिका तंत्र थोड़ा सा बताया था कि क्या होता है। मतलब हम जो कुछ भी सोचते हैं, समझते हैं या किसी चीज़ को हम याद रखते हैं या विभिन्न जो हमारे शरीर के अंग हैं उनमें सामंजस्य या संतुलन किस कारण से बना हुआ है, तो इन सभी का अध्ययन जिस हम एक तंत्र के अंतर्गत करते हैं वह आपका तंत्रिका तंत्र कहलाता है। अब तंत्रिका तंत्र पढ़ने से पहले आपको जंतु ऊतक पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा एक क्रम चलता है किस तरीके से आपकी पूरा एक जो कोशिका है सबसे छोटी शरीर की संरचनात्मक इकाई मानी जाती है, ठीक है। फिर कोशिका से क्या बनते हैं, कोशिकाओं के समूह ऊतक कहलाते हैं। ऊतक से जाकर के आपके अंग बनते हैं और इस प्रकार से आपके अंग तंत्र अर्थात शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। तो हमने ये आपको बहुत अच्छे से कवर करवा दिए हैं जंतु ऊतक और पादप ऊतक। तो आप वो लेक्चर सारे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो जंतु ऊतक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक होता है आपका एपिथीलियम ऊतक, इनका अपना अलग कार्य होगा। फिर दूसरे होते हैं आपके संयोजी ऊतक, ठीक है। फिर तीसरा होता है आपका प्रकार, ये जंतु ऊतक की बात कर रहे हैं। जंतु ऊतक कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, फिर होता है आपका तंत्रिका ऊतक। जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। तंत्रिका ऊतक उसमें मतलब जो आपका मस्तिष्क है वो किससे बना होता है, तो तंत्रिका ऊतक से ही बना हुआ होता है। अब देखिए इसके बाद आपका जो है एक होता है कंकाल ऊतक। तो अभी आगे चल के आप कंकाल तंत्र पढ़ेंगे जिसमें अस्थि उपास्थि वगैरह, तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आपसे कहते हैं कि हर एक जो आपका टॉपिक है एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए आप सबको जोड़ करके पढ़ें, ठीक। तो जो तंत्रिका ऊतक होता है वो आपको बताया था कि ये होता क्या है। इसके बाद आपकी तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या कहलाती है, न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अब अभी आप पढ़ेंगे जो तंत्रिका तंत्र, वहाँ आपको एक बात मतलब वहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगी कि जो मस्तिष्क है वो तंत्रिका कोशिका का बना है। अब पता भी तो होना चाहिए कि ये तंत्रिका कोशिका है क्या, ठीक।
इसके बाद जो न्यूरॉन होता है इसके मुख्य 3 भाग आपको बताए हुए थे कल। एक साइटोन होता है, एक डेंड्रॉन होता है, एक एक्सॉन होता है। तो ये आपको कल इस चित्र के माध्यम से समझा दिया था कि ये होते क्या है, ठीक है। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे अपने तंत्रिका तंत्र को, जिसमें मुख्य रूप से मस्तिष्क की संरचना हमें पढ़नी है कि मस्तिष्क जो है कितने भागों से मिलकर बना है और किस भाग का क्या कार्य होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो नर्वस सिस्टम है आपका तंत्रिका तंत्र, तो ये आपको बता चुके हैं। तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य होता है? सोचना, समझना तथा किसी चीज़ को याद रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य और संतुलन स्थापित करना इसका मुख्य रूप से कार्य है। जिस तरह से हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था, जितने भी आपके पाचन तंत्र के अंतर्गत अंग आते थे उनका क्या कार्य है, आमाशय का क्या कार्य है, छोटी आंत का क्या कार्य है, बड़ी आंत का क्या कार्य है, उसी तरीके से यहाँ पर हमें पढ़ना है कि जो तंत्रिका तंत्र है इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से अंग आएंगे शरीर के, ठीक है। अब देखिए मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र है ये 3 भागों से मिलकर बना है या 3 भागों में इसको विभक्त करके पढ़ते हैं। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा हो जाएगा इसका भाग परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा हो जाएगा स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। तो ये 3 भाग हैं। अब यहाँ पर भी आपको पढ़ना है कि जैसे कह दिया मस्तिष्क, क्या कह दिया हमने? ब्रेन कह दिया, मस्तिष्क कह दिया, या फिर हमने कह दिया मेरू रज्जु जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये किस मस्तिष्क के अंतर्गत आएंगे? तो ये दोनों जो संरचनाएं आप देख रहे हैं ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। तो आज हम केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ही पढ़ेंगे और इसमें मस्तिष्क और आपके मेरू रज्जु को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेशन में आपके ये दोनों पढ़ेंगे परिधीय और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। आपने सुना होगा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, इनका अध्ययन भी जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन मेन सब्जेक्ट बस आना है तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए सबसे पहले ये 3 भाग हो गए मस्तिष्क के, इनको आप याद रखेंगे। अब पहला जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसके अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यह तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो संपूर्ण शरीर व स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। तो संपूर्ण शरीर की बात करता है यदि कि मानव का वह कौन सा भाग है जो संपूर्ण शरीर या पूरे तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है, तो वो आपका तंत्रिका तंत्र का जो प्रकार है, जो भाग है, वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। अब देखिए मनुष्य का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है पुनः से 2 भागों से मिलकर के बना हुआ है और ये 2 भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका मस्तिष्क है, ब्रेन, और दूसरा है मेरू रज्जु जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। मतलब मस्तिष्क होता है और उसकी पिछली जो संरचना मानी जाती है वो आपकी मेरू रज्जु मानी जाती है। तो इन दोनों का अध्ययन हम करेंगे। तो आइए देखते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन अर्थात मस्तिष्क, इसका क्या कार्य है, किस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। तो देखिए मस्तिष्क मानव शरीर का क्या है? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है। मतलब कोई भी सूचना जो है, कोई भी वस्तु जो है, संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब किसके जरिए हो रहा है? मस्तिष्क के। यदि किसी का मस्तिष्क ही फेल हो जाए तो क्या कहते हैं, इसका तो दिमाग खराब हो गया, मस्तिष्क खराब हो गया, तो वो फिर समझ नहीं पाता चीज़ों को, सोच नहीं पाता, ठीक है। तो सबसे पहला या महत्वपूर्ण जो आपका फैक्ट निकल करके आता है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग कौन सा है शरीर का? वो मस्तिष्क है। अब यह क्या करता है? तो आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। आदेश देना किसी को, किसी से आदेश लेना, उस पर नियंत्रण करना, उस पर सोचना, ये सब किसके द्वारा पॉसिबल है? मस्तिष्क के द्वारा। अब यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य, अनैच्छिक यहाँ क्या हो जाएंगे? जो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होते और ऑटोमेटिकली घटित होते रहते हैं, जैसे पलक का झपकना हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? अनैच्छिक। तो इस पर नियंत्रण, तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास पर नियंत्रण, परिवहन। ऐसा नहीं होता कि भूख लगी और यदि हम मस्तिष्क हमारा उस पर नियंत्रण ना रखे तो हम तुरंत ही मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मस्तिष्क है हमारे पास और हम नियंत्रण रखना जानते हैं। प्यास, परिवहन, लय, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं और मानव व्यवहार, सभी का जो नियंत्रण है वो किसके माध्यम से होता है? तो आपके मस्तिष्क के द्वारा ही होता है।
अब यह मस्तिष्क जो है यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावना और विचारों का भी स्थल है। अब आप इतनी सारी चीज़ें यहाँ देख रहे हैं। अभी आगे चलकर जब आप मस्तिष्क का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ फिर ये चीज़ें बढ़ जाएंगी कि आपका जो है प्रमस्तिष्क क्या कहलाता है, इसके द्वारा कौन से कार्य होंगे, फिर आपका सेरिब्रम, सेरिबेरल क्या कहलाता है, सारी चीज़ें देखनी है वहाँ। अभी तो ये सब की सब क्रियाएँ कहाँ पर संपन्न हो रही हैं, मस्तिष्क में। ठीक है, अब देखिए मानव मस्तिष्क का औसत भार पूछ लेता है तो याद रखेंगे ये होता है 1400 ग्राम। मानव मस्तिष्क किसका बना है, तंत्रिका कोशिका का। तंत्रिका कोशिका को ही क्या कहते हैं हम, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। और यह आपके तंत्रिका ऊतक की इकाई मानी जाती है। तो जो मानव मस्तिष्क है वो किससे बना है, आपके तंत्रिका कोशिका से। और यह जो तंत्रिका कोशिका है इसमें पुनः निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। अब आपको बता दें एक बात, यहाँ पर आपके शरीर में क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है, कोशिका विभाजन होता है। तो आपका जो मस्तिष्क है इसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, तंत्रिका कोशिका। तो जो तंत्रिका कोशिका होती है इसमें पुनः विभाजन की क्षमता सबसे कम, ना के बराबर होती है, 1% होती है। ठीक है, बाकी शरीर के यदि कोई दूसरे अंग हैं उनमें यदि टूट फूट हो जाती है तो उनमें जो है कोशिका विभाजन के माध्यम से नया अंग पुनः से बन जाता है, क्योंकि उनमें सेंट्रोसोम होता है। ठीक है, लेकिन आपका मस्तिष्क एक ऐसा भाग है आपकी बॉडी का जो किससे बना है, तंत्रिका कोशिका से। और तंत्रिका कोशिका में आपके कोशिका विभाजन की क्षमता बहुत ही कम होती है या होती ही नहीं है, यूँ कहें। ठीक है, तो इसमें पुनः निर्माण नहीं हो पाता। यदि मस्तिष्क में कोई रोग, चोट मोच हो जाती है तो पुनः से वो क्या ठीक नहीं हो पाती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है मौत होने की, ठीक है, मृत्यु होने की, क्योंकि यहाँ पर पुनः विभाजन की क्षमता नहीं होती है। जिस कभी भी आपने सुना होगा ब्रेन ट्यूमर यदि किसी को हो जाता है तो उसके बचने के चांस यहाँ बहुत ही कम रहते हैं। क्यों, यही कारण होता है कि मस्तिष्क में क्या पाया जाता है, आपका तंत्रिका कोशिका का बना है और इसमें सेल डिवीज़न की क्षमता बहुत कम होती है। जबकि अन्य कोशिकाओं में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर आपके जो है सेल डिवीज़न अच्छे खासी तरीके से हो जाता है और नए अंग पुनः से बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका का बना है और तंत्रिका कोशिका में पुनः निर्माण की क्षमता, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। तंत्रिका कोशिका कैसी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका होती है और जन्म के बाद इसमें कोई विभाजन नहीं होता। जन्म के पहले इसमें विभाजन हो सकते हैं लेकिन जन्म के बाद इसमें कोई विभाजन नहीं होता, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। अब आप कहेंगे सेंट्रोसोम क्या है, तो जिसने भी कोशिका अंग पढ़े होंगे, सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया आपका, इसके बाद गाल्जी बॉडी क्या होता है, इसके बाद आपको हर एक कोशिका अंग पढ़ाया, लाइसोसोम क्या है, राइबोसोम क्या है, सेंट्रोसोम क्या है। तो वहीं आपको बताया था जो सेंट्रोसोम हर एक के कार्य बताए थे हमने आपको। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, इसमें बहुत एक जटिल पाचक एंजाइम पाया जाता है। फिर राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका ऊर्जा ग्रह, बिजली घर कहलाता है। उसी तरीके से जो सेंट्रोसोम है ये क्या है, इसे हिंदी में तारककाय कहते हैं और इसका कार्य ही होता है सेल डिवीज़न करना, कोशिका विभाजन करना। और यह सबसे ज़्यादा, मतलब यदि क्वेश्चन एक बनता है कि सबसे यदि लीवर में कोई चाकू भी आपके छेद देता है तो वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। क्यों, क्योंकि लीवर एक ऐसा आपका अंग है जिसमें सबसे जल्दी आपका जो है सेल डिवीज़न करने की क्षमता इसके पास होती है। इसमें सेंट्रोसोम होते हैं और ये सबसे जल्दी ठीक हो जाता है, जबकि सबसे कम समय में, या यूँ कहें कि ठीक ही नहीं होता, तो वो आपका मस्तिष्क ही होता है। तो देखिए कोशिका विभाजन करना यह इसका कार्य है किसका, आपके सेंट्रोसोम का। और यह सबसे ज़्यादा किस में होता है, लीवर में, जबकि सबसे कम कहाँ होता, मस्तिष्क में, ना के बराबर, बिल्कुल 1% कहेंगे। ठीक है, तो यही कारण है आपका कि मस्तिष्क में यदि किसी को चोट आ जाती है तो वो ठीक नहीं हो पाता। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे मानव मस्तिष्क किसका बना है, तंत्रिका कोशिका का। तंत्रिका कोशिका मानव मस्तिष्क में होती है, इसमें पुनः निर्माण की क्षमता नहीं होती या कम होती है। ठीक, अब देखिए इस प्रकार मस्तिष्क संपूर्ण शरीर और स्वयं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष है, क्योंकि तंत्रिका
कोशिका से बना है तो तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष तो इसे कहेंगे ही। साथ ही साथ संपूर्ण शरीर में जितनी भी गतिविधियां हमारे द्वारा होती हैं उन पर नियंत्रण रखने का कार्य भी मस्तिष्क का ही होता है। छींकना, खांसना, पलक झपकना, रोना, हंसना, गुस्सा होना, ठंडा लगना, गर्म लगना, ये सब क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित हो रही हैं? मस्तिष्क के द्वारा। ठीक है। अब देखिए मानव का मस्तिष्क अस्थियों की, अब मस्तिष्क की थोड़ी सी संरचना देखते हैं कि ये कहाँ स्थित होता है। तो देखिए मानव का जो मस्तिष्क है यह अस्थियों का एक खोल बना होता है जिसे मस्तिष्क कोश या क्रेनियम कहते हैं। इसके अंदर अच्छी तरह से सुरक्षित होता है। आपने पढ़ा होगा हर एक जो हमारा बॉडी पार्ट्स है, जैसे फेफड़ा कह दिया, हृदय कह दिया, ठीक है, तो हर एक के ऊपर एक क्या पाया जाता? आवरण होता है। क्योंकि उसको सुरक्षा प्रदान कर सके। यदि कभी चोट लगे तो डायरेक्ट हमारे बॉडी पार्ट्स को चोट ना लगे, उसके ऊपर जो खोल होता वो हमारा बचाव करता है। ठीक है। जिस तरह से आपके पादप होते हैं उनके बचाव के लिए ऊपर क्या होती? सेल वॉल, कोशिका भित्ति होती है। ठीक है। जैसे कुछ जंतु होते हैं उनके ऊपर क्या होती? कोशिका झिल्ली होती है। उसी तरीके से जो मानव का मस्तिष्क है वो कहाँ सुरक्षित होता है? तो एक अस्थियों के खोल, जिसे क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। क्या? क्रेनियम। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पिछली बार पूछा हुआ था कि मानव का जो मस्तिष्क है वो कहाँ पर सुरक्षित है? तो ये क्रेनियम में सुरक्षित है। क्रेनियम मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। यदि थोड़ी मोड़ी चोट लग भी जाती है तो वो क्रेनियम में लगती है, ना कि डायरेक्ट आपके मस्तिष्क को। ठीक है। तो ये आघातों से रक्षा करता है। अब देखिए, अब जो आपका जो क्रेनियम है या जो मस्तिष्क जिन अस्थियों के खोल के अंदर सुरक्षित है, तो ये क्या कहलाता है? इसके चारों ओर एक मेनिन्जेज नाम का एक आवरण पाया जाता है। किसका? मेनिन्जेज का। ठीक है। ये याद रखिए। अब यह जो आवरण होता है 3 स्तरों का बना होता है। तो सबसे बाहरी जो स्तर होता है उसको ड्यूरामेटर, मध्य के स्तर को ऑरेक्नाइड और सबसे अंदर की परत को पाया मैटर कहते हैं। तो थोड़ा सा आपको डिटेल से इसलिए बता रहे हैं ताकि क्वेश्चन यदि थोड़ा सा भी डिफ़िकल्ट करें ये लोग तो आप उनको समझ पाएँ कि ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से है। ठीक। अब देखिए मेनिन्जेज कोमल मस्तिष्क को बाहरी आघातों, यहाँ क्या होगा? आघातों तथा दबाव से बचाता है। मेनिन्जेज तथा मस्तिष्क के बीच में क्या पाया जाता है? तो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव पाया जाता है। मस्तिष्क की गुहा भी इसी द्रव से भरी रहती है। अब जो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव है मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षित रखने में मदद करता है। तो आपको बता दें जैसे हमारे शरीर के अंदर विभिन्न सारे कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गाल्जी बॉडी है, सेंट्रोसोम है, तो ये कहाँ स्थित होते? कोशिका द्रव्य में स्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि ये द्रव्य जो होता है इनको एक नियत स्थान प्रदान करता है। ठीक है। और ये गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। तो उसी तरीके से जो हमारा मस्तिष्क है उसके बीच में भी एक द्रव पदार्थ भरा होता है जिसे क्या कहते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं। ठीक है। और मेनिन्जेज आवरण पाया जाता है, खोल पाया जाता है। ठीक। उसके अंदर ही सुरक्षित होता है। यह मस्तिष्क को नम बनाए रखता है। यहाँ नम होगा। मानव का मस्तिष्क अन्य कशेरुकी की अपेक्षा ज़्यादा जटिल और विकसित होता है। यहाँ आप समझिए अन्य कशेरुकी मतलब जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है या कह दें कि लाल रक्त कण होते हैं वो कशेरुकी होते हैं। तो अन्य जो कशेरुकी होते हैं जैसे आपका हाथी हो गया, ठीक है, मतलब जितने भी आपके कशेरुकी प्राणी हैं तो उनसे मानव का जो मस्तिष्क है वो ज़्यादा जटिल होता है और विकसित भी होता है, क्योंकि सबसे अधिक सोचने समझने की क्षमता किसमें है? मनुष्य में ही तो है। अब इसका जो औसत आयतन है वो लगभग 1650 ml होता है। तो इतनी चीज़ आप मस्तिष्क के बारे में याद रखेंगे कि मस्तिष्क कहाँ स्थित है, इसके ऊपर कौन सा आवरण है, अंदर कौन सा द्रव भरा हुआ है, कितना इसका भार होता है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अब जो मानव का मस्तिष्क है 3 भागों में विभाजित इसको किया गया है। तो सबसे पहले अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क। ठीक है। तो ये 3 मस्तिष्क मतलब जो मस्तिष्क है उसको 3 भागों में बांट देते हैं ताकि आपको आसानी रहे याद करने के लिए। तो आप इतना यहाँ तक समझ गए होंगे कि मस्तिष्क क्या है, किसके अंतर्गत, किस तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये है हमारा मस्तिष्क। ठीक है। इस तरीके से बटा हुआ है। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है। अब जो अग्र मस्तिष्क है ये 2 भागों से बना हुआ है। वैसे बेसिकली हम 3 भागों में बांट देते हैं क्योंकि यहाँ डायसेफिलॉन जो दिया है इसकी जगह हम डायरेक्ट थैलेमस हाइपोथैलेमस कर देते हैं। फिर भी याद रखिए
जो अग्र मस्तिष्क है इसके दो भाग हैं, सेरिब्रम, थोड़ा सा याद रखिए यहाँ सेरिब्रम है, फिर आगे अभी आप पढ़ेंगे यहाँ सेरिब्रल देख रहे हैं और फिर सेरिबेलम। इसमें कन्फ्यूजन होता है जब क्वेश्चन पूछते हैं और ऑप्शन एक जैसे दिए रहते हैं कि क्या सेरिबेलम है, क्या सेरिब्रल है, क्या सेरिब्रम है। तो यहाँ सेरिब्रम है जो अग्र मस्तिष्क का भाग है। फिर दूसरा होता है डायनसेफेलॉन, इसको दो भागों में बांट देते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो एक एक को आपको अच्छे से थोड़ा सा समझना है। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग हैं, दो भाग हैं, कौन कौन से हैं, तो एक तो सेरिब्रम है, इसको हम प्रामस्तिष्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रामस्तिष्क, और ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग माना जाता है, लगभग 60% भाग यही बनाता है, ठीक है, 2/3 भाग। तो सेरिब्रम और थैलेमस हाइपोथैलेमस किसके अंतर्गत आएंगे, अग्र मस्तिष्क। फिर मध्य मस्तिष्क में आपको याद रखना है कार्पोरा और सेरिब्रल, ठीक है, क्या है, सेरिब्रल, सेरिब्रम सेरिब्रल, सेरिब्रम सेरिब्रल, ठीक है। तो कार्पोरा और सेरिब्रल ये मध्य मस्तिष्क में पढ़ने हैं, और पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम और आपका मेड्यूला ओब्लांगेटा, ठीक है। तो ये दो दो चीज़ें आपको यहाँ बांट लेनी है, दो ही यहाँ पढ़नी है आपको, ठीक है। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कभी कभी पूछ लेता है थैलेमस हाइपोथैलेमस किसके भाग हैं, तो डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन का अध्ययन कहाँ करते हैं, अग्र मस्तिष्क में। फिर मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा सेरिब्रल, पश्चिम मस्तिष्क में सेरिबेलम, मेडुला ओब्लांगेटा। अब इसको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे ताकि आप समझ पाएँ। तो सबसे पहले अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क में कितने भाग हैं, दो भाग हैं, कौन कौन से हैं, तो प्रामस्तिष्क, इसी को सेरिब्रम कहा गया है, और दूसरा है डायनसेफेलॉन, जिसको दो भागों में बांट देते हैं हम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इनके कार्य याद रखने हैं मुख्य रूप से, कि सेरिब्रम जो है इसमें मस्तिष्क की जो क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी क्रियाओं को नियंत्रित करेगा, फिर थैलेमस किसको नियंत्रित करेगा, हाइपोथैलेमस किसको करेगा। तो देखिए सबसे पहला जो है आपका वो है प्रामस्तिष्क या सेरिब्रम, ये किसका भाग है, आपके अग्र मस्तिष्क का। तो सबसे बड़ा भाग होता है और सबसे विकसित भाग, एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है, तो सेरिब्रम देगा या प्रामस्तिष्क कहेगा। यह मस्तिष्क का कितना भाग बनाता है, तो यहाँ पर है 2/3 भाग, कितना, 2/3, 66%, मतलब टोटल कितना होता मस्तिष्क, 100%, और 100 में से 66% भाग जो है वो यही बना देता है प्रामस्तिष्क। बाकी जो बचता है वो आपका अन्य जो मस्तिष्क के भाग होंगे उससे कवर होगा। तो सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग कौन सा है, प्रामस्तिष्क, इसको क्या कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं। कितना भाग बनाता है, 2/3 या फिर 66% भाग, ठीक है। यह एक अनुदैर्ध्य खांच द्वारा दो भागों में बटा होता, दाएं भाग में और बाएं भाग में। इनको क्या कहते हैं, जो दाएं बाएं भाग होते हैं, प्रामस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। और इसी गोलार्ध में कुछ उभरी हुई अनियमित कार, मतलब जिनका कोई आकार नहीं होता, ऐसी संरचनाएं जिन्हें गाइरस कहते हैं। तो क्वेश्चन एक क्यों बनता है, यहाँ से कैसे बनता है, पूछ लेगा, गाइरस और सल्कस की रचनाएं मस्तिष्क के किस भाग में पाई जाती हैं। तो ये सेरिब्रम, थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि आपने कई ऐसे सेशन देखे होंगे जहाँ डायरेक्ट बता देते हैं कि प्रामस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है और यह क्या नियंत्रित करता है, तो स्मृति ज्ञान, सोचने समझने की क्षमता नियंत्रित करता है। तो थोड़ा सा आपको अन्य चीज़ें भी देखनी है कि क्वेश्चन कहाँ से उठ सकता है, ठीक है। तो ये देखा आपने कि जो आपका प्रामस्तिष्क गोलार्ध है इसमें कुछ अनियमित आकार की क्या होती, उभरी हुई संरचनाएं, इनको गाइरस कहते हैं। और जब दो गाइरस के बीच में जो अवनमन वाला स्थान होता है उसको सल्कस कहते हैं। तो ये दोनों संरचनाएं आपके प्रामस्तिष्क में होती हैं। अब इनका कार्य देखिए, मुख्य रूप से याद रखना है प्रामस्तिष्क के कार्य। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा आप याद रखिए। बुद्धिमत्ता, इसके बाद स्मृति, ज्ञान, चिंतन, सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, स्मृति आ गया या स्मरण शक्ति एक ही बात है, तथा इच्छा शक्ति को नियंत्रित करना, क्या होगा, तथा इच्छा शक्ति को नियंत्रित करना। एक किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं आपके, तो प्रामस्तिष्क सेरिब्रम के द्वारा। बुद्धिमत्ता आपको मुख्य रूप से स्मृति, ज्ञान, चिंतन, सोचने समझने की क्षमता, मतलब सोच रहे समझ रहे हैं, मतलब चिंतन ही तो कर रहे हैं। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि इसके द्वारा जो स्मृति, मतलब जितनी भी मानसिक योग्यताएं होती उनको हम इससे नियंत्रित करते हैं, ठीक है। अब स्मरण शक्ति जो होती है वो किसके द्वारा, तो कॉर्टेक्स में उसको हम मापते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपके अग्र मस्तिष्क का पहला भाग, सेरिब्रम, जिसे प्रामस्तिष्क कहते हैं। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा और कितना भाग बनाता, 2/3 या 66%, ठीक है। अब इसका जो है, इसमें दो रचनाएं होती हैं, गायरस और सल्कस।
जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध में स्थित होती हैं। ठीक है, इसके बाद इसके कार्य क्या हैं, तो इसके कार्य हैं आपके बुद्धिमत्ता, चिंतन या सोचने समझने की शक्ति को नियंत्रित करना। अब दूसरा भाग है इसका जो आपका डायनसेफेलॉन है, उसको दो भागों में बांटा है। तो डायरेक्ट दो भाग हम पढ़ेंगे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस का मुख्य कार्य है दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानने का कार्य। हमारे शरीर में कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो उसको हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग पहचानेगा, थैलेमस भाग पहचानेगा। ठीक है, यदि हमें कोई चीज़ ठंडी लग रही है या गर्म लग रही है तो उसको भी मस्तिष्क का कौन सा भाग पहचानेगा, थैलेमस पहचानेगा। अर्थात यह बाहरी वातावरण का हमें ज्ञान कराता है। ठीक है, बाहरी वातावरण जैसे हमें गर्मी का एहसास कौन कराएगा, तो ये थैलेमस कराएगा। ठंड का एहसास कौन कराएगा, थैलेमस कराएगा। दर्द का एहसास कौन कराएगा, थैलेमस कराएगा। ठीक है, तो इसके 3 कार्य आपको याद रखने हैं। ठीक, अब देखिए हाइपोथैलेमस, तो ये संवेगात्मक क्रियाएं, आपने सीडीपी में खूब संवेग पढ़े होंगे, भय, ठीक है, क्रोध, घृणा, ये सब संवेग होते हैं। तो इनका जो नियंत्रण है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। और जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनका नियंत्रण भी करता है। अब जो हाइपोथैलेमस है इसको ताप नियंत्रक कहा जाता है, ग्रंथि कहा जाता है। इसके कार्य देखिए, शरीर के अंदर तापमान, रक्तचाप, भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा, नींद, खुशी आदि का केंद्र होता है हाइपोथैलेमस। यदि हमें बहुत नींद आ रही है तो इसका आभास मस्तिष्क का कौन सा भाग करेगा, हाइपोथैलेमस भाग करेगा। किसी पर घृणा आ गई, ठीक है, किसी के प्रति प्रेम की अनुभूति हुई, गुस्सा आया, भूख लगी, प्यास लगी, तो ये चीज़ें किसके द्वारा नियंत्रित हो रही, वैसे तो मस्तिष्क के द्वारा, लेकिन यदि डीप में ऑप्शन दे दिए हैं, प्रमस्तिष्क कह दिया, सेरिब्रम, सेरिबेरल या थैलेमस, हाइपोथैलेमस, तो याद रखिए हाइपोथैलेमस के द्वारा ये क्रियाएं होंगी। यह आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। किसको, आंतरिक तापमान को। स्पष्ट कहा है, वहाँ ताप था, ठीक है, लेकिन यहाँ आंतरिक ताप की बात कही गई है। जब शरीर के अंदर का ताप बढ़ जाता है तो पसीना निकालने का आदेश कौन देता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को इमोशन सेंटर का मतलब संवेगात्मक जो क्रियाएं होती हैं उनका केंद्र कहते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिए, शरीर के अंदर तापमान, रक्तचाप, भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा, नींद आदि का केंद्र कौन है, हाइपोथैलेमस है। तो ये मस्तिष्क जो अग्र मस्तिष्क है उसके भाग होगा सबसे पहला सेरिब्रम, या सेरिब्रम को क्या कहते हैं, प्रामस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग 2/3 भाग होता, लगभग 66%। इसमें गायरस सल्कस जैसी रचनाएं होती हैं और कार्य क्या होते हैं तो वो आपको बता दिए, ठीक है, चिंतन करना या फिर स्मरण करना, ठीक है, ये चीज़ें होती। फिर इसके बाद आपका आ गया क्या, थैलेमस का क्या कार्य होता है, तो थैलेमस का दर्द और आपका ताप और ठंड और गर्म वस्तुओं का एहसास कराना। फिर आपका हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके कार्य क्या है, शरीर के अंदर के तापमान, रक्तचाप, भूख, प्यास, घृणा आदि चीज़ें आपको आभास कराएगा। अब दूसरा भाग होता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या होता है, तो यह भाग मस्तिष्क के कहाँ स्थित होता है, मध्य में, नाम ही है मध्य मस्तिष्क। और यह मस्तिष्क का ऊपरी भाग है। इसमें अनेक तंत्रिका कोशिकाएं कई समूहों में उपस्थित होंगी। मतलब तंत्रिका जो कोशिकाएं होती, जो न्यूरॉन्स होते हैं, समूह में उपस्थित यहाँ पर रहती हैं। मध्य मस्तिष्क में संतुलन एवं आँख की पेशियों को नियंत्रित करने का ये केंद्र है। यह भी 2 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले है कार्पोरा और दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है। तो कार्पोरा का कार्य क्या होता है, तो यह देखने और सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो उसका नियंत्रण कौन करता है, तो मस्तिष्क का कार्पोरा भाग करता है। या फिर सुन रहे हैं किसी भी चीज़ को तो उसका नियंत्रण भी कौन करवाता है, कार्पोरा। तो ये याद रखेंगे, ये आपके मध्य मस्तिष्क के 2 भाग हैं, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है। तो जो सेरिब्रल पेंडिकल है यह तंतुओं का बंडल होता है। यह ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। मतलब ब्रेन अर्थात मस्तिष्क को स्पाइनल कॉर्ड अर्थात मेरुरज्जु, तो क्वेश्चन पूछता है कि मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ने वाला जो मस्तिष्क का भाग है वो कौन सा कहलाता है, तो वो सेरिब्रल है। अभी हमने क्या पढ़ा था, सेरिब्रम, ठीक है, ये है सेरिब्रल। अभी आगे पढ़ेंगे सेरिबेलम, ठीक है। तो 3 भाग होते हैं। तो कार्पोरा समझ गए, देखना और सुनना। सेरिब्रल पेंडिकल, मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ना। अब होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क यह सबसे पिछला भाग होता है। इसके भी आपको 2 भाग पढ़ने हैं। कौन कौन से, तो एक सेरिबेलम, इसे क्या कहेंगे, अनुमस्तिष्क। जैसे सेरिब्रम को हमने प्रमस्तिष्क कहा था, वैसे ही सेरिबेलम को
अनुमस्तिष्क कहते हैं। यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। तो सबसे बड़ा कौन सा था? वो था प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम कहते हैं। जबकि क्वेश्चन पूछ सकता है मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो वो है सेरिबेलम, जो कि आपके पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क। यह शरीर का संतुलन बनाए रखना इसका कार्य है तथा ऐच्छिक जो मांसपेशियां हैं उनके संकुचन पर नियंत्रण रखना, और यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। तो शरीर में संतुलन बनाए रखने का कार्य मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग, और ऐच्छिक जो मांसपेशियां होती हैं उनके संकुचन पर नियंत्रण रखना इसका कार्य होता है। और पश्चिम मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है मेडुला ओब्लांगेटा, जो कि इम्पोर्टेंट है। मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग पूछ सकता, सबसे पीछे का भाग कौन सा है मस्तिष्क का, तो मेडुला ओब्लांगेटा है। यह एक बेलनाकार रचना होती है तथा पीछे की ओर यह मेरु रज्जु के रूप में पाया जाता है। मेरु रज्जु मस्तिष्क के पिछले सिरे से शुरू होकर कहाँ से शुरू होता है, तो मस्तिष्क का जो पिछला सिरा, क्योंकि ये कहाँ स्थित है, मस्तिष्क के सबसे पीछे वाले भाग में। तो यह जो मेरु रज्जु है वो मस्तिष्क के पिछले सिरे से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी में जो न्यूरल एक कैनाल पाई जाती है उसके अंदर से होता हुआ नीचे की ओर रीढ़ की हड्डी के अंत तक फैला रहता है। ठीक, अब मेडुला में अनेक तंत्रिका केंद्र होते हैं, तांत्रिक केंद्र होते जो हृदय स्पंदन, हृदय की धड़कन, रक्तचाप और श्वास गति की दर का नियंत्रण करते हैं। और मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा प्रतिवर्ती क्रियाएं खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों के स्राव, आहार नाल में पाचन इत्यादि का नियंत्रण करता है। यदि ऑप्शन दिया है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो आपको लगाना है मेडुला ओब्लांगेटा। और यदि पूछ लेता है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का, ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि नियंत्रण कौन करता है, और ऑप्शन में यदि मेरु रज्जु है तो फिर आपको मेरु रज्जु लगाना है। क्यों? क्योंकि जो सबसे पिछला भाग है वो मेडुला ओब्लांगेटा है और यहीं से आपकी मेरु रज्जु शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इनके दोनों के लगभग कार्य सेम रहते हैं। अब देखिए, जो मेरु रज्जु है जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, यह मेडुला ओब्लांगेटा का पिछला भाग होता है। अब मेरु रज्जु का जो अंतिम सिरा है एक पतले सूत्र के रूप में होता है, और मेरु रज्जु के चारों ओर भी ड्यूरोमेटर, ये भी एक खोल के अंदर सुरक्षित रहती है। जिस तरह से मस्तिष्क एक खोल के अंदर सुरक्षित है, उसी तरीके से जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है इसके चारों ओर भी ड्यूरोमेटर, ऑक्नाइड और पायमेटर का आवरण पाया जाता है। तो ये याद रखिए। मेरु रज्जु बेलनाकार, खोखली तथा पृष्ठ एवं प्रतिपृष्ठ तल पर चपटी होती है। तो ये इसकी रचना हो गई कि इसका आकार होता कैसा है। अब देखिए, यह रीढ़ की हड्डी में व्यवस्थित होती है। इसको द्वितीय ब्रेन, मतलब पहला तो हमारा मस्तिष्क हो गया, ब्रेन हो गया, और द्वितीय ब्रेन यदि पूछता है किसे कहा जाता है, तो ये कहते हैं आपके मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, अब इसके कार्य क्या हैं, तो इसके कार्य आपको याद रखने हैं, स्टार बना करके लिख लो, ये इम्पोर्टेंट हैं। मस्तिष्क में जो उद्दीपन आते हैं उसको नियंत्रित कौन करता है, तो मेरु रज्जु, अर्थात यह सिग्नल देने का कार्य करता है। दूसरा है मेरु रज्जु प्रतिवर्ती क्रिया, अर्थात जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है उसका नियंत्रण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आप कहेंगे प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, तो देखिए, वैसी क्रियाएं जो अति शीघ्र और अनैच्छिक रूप से, जिनके प्रति हमारी इच्छा नहीं भी होती फिर भी वो घटित हो जाती हैं, वो आपकी प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे छींक आना, पलक झपकना, जम्हाई लेना, लार टपकना। ठीक है, गर्म वस्तु पकड़ने पर हाथ जो है वो अचानक से हटा लेना, ये सब आपके रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। तो इनका जो नियंत्रण है वो कौन करता है, तो मेरु रज्जु करता है। ठीक है, तो ये आपका जो अग्र मस्तिष्क है जिसके दो भाग हैं आपके मस्तिष्क और मेरु रज्जु, वो यहाँ पर क्लियर होते हैं। मस्तिष्क मुख्य रूप से कितने भागों से मिलकर बना हुआ है, तो मस्तिष्क के 3 भाग हमें यहाँ पर पढ़ने होते हैं। तो एक भाग यहाँ हमारा क्लियर हो जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें हमने पढ़ा मस्तिष्क और मेरु रज्जु। ठीक है, अब अगला है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वाधीन या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसमें हमें अनुकंपी परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को पढ़ना है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको ये सारा सेशन अच्छे से पसंद आया हो, समझ आया हो। यदि आपको सेशन पसंद आते हैं तो शेयर ज़रूर करें, और यदि कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।